काफ़ी टाइम से इंतज़ार था वॉक्सवैगन टिगुआ के नए मॉडल का और वो इंडिया में अब फाइनली आ गया है। आर लाइन ट्रिम के साथ इसको इंडिया में लॉन्च किया गया। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं टीवी 9 नेटवर्क और आपके सामने पेश खिदमत है वॉक्सवैगन टिगुआ आर लाइन। एक प्रीमियम एसयूवी है और ये वाकई में प्रीमियम है कि नहीं ये तो आपको इसके क्विक वॉक अराउंड के अंदर पता लग जाएगा। चलिए फ्रंट के साथ शुरुआत कर लेते हैं। बिल्कुल बदल दिया। देखो जो आउटगोइंग मॉडल है ना उससे आपको मिलता जुलता इसके अंदर कुछ खास नज़र नहीं आने वाला है। सब कुछ एकदम डिफरेंट है। चाहे आप हेडलैम्प से शुरुआत कर लो, वहाँ पर आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, डीआरएल्स मिल जाते हैं कनेक्टेड। और देखने में सोफिस्टिकेशन जो वॉक्सवैगन की हमेशा से यूएसपी रही है, वॉक्सवैगन की एक डिज़ाइन लाइन रही है, वो आपको इसके अंदर दिखाई देगा। बीचों बीच एकदम बड़ा सा वॉक्सवैगन का एक लोगो लगा रखा है, वो आपको एक स्टैंड आउट पार्ट इसका दिखाई देगा। हुड अच्छा एकदम बड़ा हुड लगता है, तो देखने में गाड़ी बाहर से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्पोर्टी येट क्लासी लगती है। ऐसा नहीं लगेगा कि इस गाड़ी के अंदर क्लास नहीं है, बट वॉक्सवैगन इज इक्वल टू क्लास यार, तो वो क्लास तो आपको इसके अंदर मिलेगा ही। जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आ जाओगे यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ पर पियानो फिनिश में आपको ग्रिल वगैरह दिखाई दे रही होगी, है ना। ये इसके लुक को और ज़्यादा एनहांस कर देती है। फ्रंट सेंसर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे गाड़ी में, चारों तरफ सेंसर्स वगैरह भी लगे हुए हैं और नीचे एक बड़ी ही सटल तरीके से ये क्रोम लाइनिंग दी हुई है। तो ओवरऑल अगर आप फ्रंट देखोगे तो काफ़ी सटल येट स्टाइलिश येट ब्यूटीफुल येट स्पोर्टी येट एग्रेसिव, ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ एक ही बारी में मिल जाएंगी। मुझे बहुत भड़कीली बड़ी एसयूवीज जनरली समझ कम आती हैं और ये उनसे बिल्कुल विपरीत है, इसलिए ये गाड़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसके अंदर वो एक एलिगेंस है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये वॉक्सवैगन वाली जो गाड़ी होती है ना टिगुआ, स्पेशली जब हमने पिछला वाला जनरेशन भी चलाया था, वो गाड़ी है बेसिकली जनरल मैनेजर वाइस प्रेसिडेंट टाइप वैसे वाले लोगों के लिए। मतलब कि जब आप उतरते हो ना तो फील आती है कि आदमी कुछ बढ़िया करने जा रहा है। साइड में आ जाओ, देखो जी अलॉयज़ भी आपको यहाँ पर नए मिल जाते हैं, नए डिज़ाइन के साथ अलॉय हैं, डुअल टोन में है। 19 इंच के व्हील्स यहाँ पर लगाए गए हैं, वो इसके डिज़ाइन को ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो पूरा व्हील आर्च है इसको भी पियानो ब्लैक फिनिश दिया है। हालांकि मुझे इंडिया में पियानो ब्लैक फिनिश से थोड़ी सी समस्या ये होती है, भाई ये गंदा होता है ना तो बहुत ही ख़राब लगता है, तो समस्या आ जाती है वहाँ पर। बट ओवरऑल अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखोगे तो इसके अंदर आपको नयापन ज़रूर नज़र आएगा। हल्की सी जो रूफ़ है उसमें पीछे ज़्यादा टाइम हल्का सा कर्व ऐड किया गया है, जो बेहतर लग रहा है। आगे फ्रंट फेंडर पे यहाँ पर आर की बैजिंग इधर लगा दी है, ठीक है जी। उसके बाद ORVM है, ORVM के नीचे यहाँ पर पडल लैंप लगाया हुआ है, बट कैमरा नहीं है यार ORVM के नीचे। ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि यहाँ पर कैमरा क्यों नहीं है। उसके बाद इधर एक डोर हैंडल है, क्रोम का इस्तेमाल आप देखोगे तो बड़ा ही मिनिमलिस्टिक है। खाली शोल्डर लाइन के ऊपर वहाँ से पूरा क्रोम है, उसके अलावा कुछ खास आपको क्रोम नज़र नहीं आएगा। ओवरऑल अगर अपन लोग इसको फिर से वाइड फ्रेम एक बार ही देखेंगे तो आप देखिए ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस वगैरह भी नहीं दिखाई देगी, हल्के फुल्के बल्जेस यहाँ पर निकाले हुए हैं। एक्चुअली खुद गाड़ी क्योंकि लगभग 4500 mm की गाड़ी है, तो लंबी गाड़ी है, ज़्यादा कैरेक्टर लाइन डालकर उसका मज़ा ख़राब हो जाता है, फिर वो ना मज़ा सा नहीं आता। बट अभी ये बढ़िया लग रही है। ऊपर आपको वहाँ रूफ रेल ये दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर रूफ रेल लगाए हुए एक डिज़ाइन एलिमेंट का पार्ट ही है। इस्तेमाल तो इनका खैर क्या ही होने वाला है, मतलब कौन ही आदमी ऐसा होगा जो टिगुआ के ऊपर सामान बांध के चलेगा, मेरे को आई डाउट ऐसा होने वाला है। बट ओवरऑल साइड प्रोफाइल अच्छा है, नीट है, क्लीन है, गुड लुकिंग साइड प्रोफाइल है। पीछे की तरफ आ जाओ। अब पीछे में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको अभी जो आजकल की वॉक्सवैगन आ रही है वो वाली झलक मिलेगी आपको। मतलब समाओ आप देखो तो टाइगुन वाइगुन वाली झलक, वो वाली डिज़ाइन लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ी सी फॉलो करी है वॉक्सवैगन ने। कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स वगैरह दिए हैं, यहाँ ऊपर आपको वाइपर मिल जाता है, इधर स्पॉइलर लगा हुआ है, हाई माउंट स्टॉप लैंप लगा हुआ है, जो बेसिक चीज़ें वो है। और इधर बीचों बीच टिगुआ की बैजिंग और 4 मोशन, क्योंकि ये 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है तो वो सारी चीज़ें मिलती है। तो मोर और लेस मुझे लगता है फ्रंट ज़्यादा सुंदर है एज़ कम्पेयर टू रियर। रियर में शायद मुझे लगता है और बेहतर हो सकता था, बट ये ख़राब नहीं लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है। चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको एक बार अंदर से दिखाते हैं गाड़ी में क्या कुछ मौजूद है। चलिए जी चलिए, पधारो हमारे देश। अंदर बैठते ही सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये चाबी दिखाना चाहता हूँ। ये नई टिगुआ की है, बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ही एलिगेंट लग रही है, क्लास है इस चाबी के अंदर यार। देखो पियानो ब्लैक फिनिश में, अच्छी बात है वॉक्सवैगन ने अपनी की को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। पीछे वॉक्सवैगन की यहाँ पर बैजिंग दी हुई है और यहाँ पर आपको 3 बटन मिलते हैं, लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का। गाड़ी ना आपको काफ़ी मिनिमलिस्टिक लगेगी, उसका रीज़न बता दूं, क्योंकि ये यूके स्पेक है। जो यूके में बिकती है वही वाली गाड़ी उसी स्पेसिफिकेशन से आज इंडिया में आई है, तो जो चीज़ें यूके में नहीं चलती हैं वो उन्होंने इंडिया में भी नहीं चलाई है, तो ये ऐसा सा मसला हो गया है। पर एनीवेज इंटीरियर के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार, मेरे को हमेशा मतलब टिगुआ की ड्राइविंग सीट पे बैठ के मज़ा सा तो आया है। अब सीट्स के बारे में बात करो तो देखो यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल किया हुआ है, अच्छी क्वालिटी है फैब्रिक की। ओवरऑल जो सीट पे बैठा हूँ, सीट पे बैठ के बढ़िया लग रहा है। यहाँ का आप देखोगे तो इधर स्वेड फिनिश का इस्तेमाल है और बीच में यहाँ पर आर की बैजिंग भी है। ये प्रॉपर जो रेस टाइप सीटिंग होती है ना
उस तरह की सीटिंग यहाँ पर बनाई हुई है। एंड आप जब बैठोगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एकदम आपको फंसा के बैठाया हुआ है, तो एक वो कंफर्ट आता है, वो सारी चीज़ें आती है। ओवरऑल डैशबोर्ड अगर आप देखोगे तो अच्छे मटेरियल का यूज़ है, ये मेरे को बढ़िया बात लगती है फॉक्सवैगन जैसे ब्रांड्स के साथ कि अगर प्रीमियम चीज़ बना रहे हैं ना तो फिर वो पूरी तरह से प्रीमियम होती है। ऐसा नहीं होता है कि 4 चीज़ें प्रीमियम है, 2 चीज़ों में कॉस्ट कटिंग कर दी, ये सारी हरकतें ये लोग नहीं करते हैं। प्रीमियम है तो फिर प्रीमियम है। आप देखिए तो यहाँ पे सॉफ्ट टच प्लास ये फैब्रिक है, यहाँ पर भी पूरे डैशबोर्ड पर फैब्रिक का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है। इधर ये जो थोड़े से ऐसा स्टारलाइट टाइप फीलिंग दी हुई है, पिक्सल टाइप फीलिंग दी हुई है। यहाँ अगर आप AC वेंट्स वगैरह भी देखोगे तो उनके भी डिज़ाइन को चेंज किया हुआ है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी यूनिक लग रहे हैं। सो मैं आपको चाहूँगा कि एक बार ये पूरा वाइड एंगल में ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड देखो। बीच में 15 इंच की एक स्क्रीन लगाई हुई है और अच्छी बात है कि इनकी 15 इंच वाली चलती भी है बिना लैग के। मतलब बहुत सारे ब्रांड हैं जो 15 इंच 18 इंच ये सब चीज़ें लगा तो देते, पूरा TV लगा देते हैं, बट चीज़ें चलती नहीं हैं उसके अंदर। सो इसके अंदर सब दुनिया भरी चीज़ें हैं, स्टीयरिंग एंगल, ऑयल टेम्परेचर, HDC AC ऑन ऑफ वगैरह करना है, हाइट का अगर देखना है, ऑल्टीमीटर, जैसे अभी हम 2140 फीट पे खड़े हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ड्राइव मोड भी आप इसके अंदर जा सकते हो, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ऑफ रोड वगैरह, असिस्ट, बेसिकली इडास टाइप फीचर्स इसको अपन लोग कह सकते हैं असिस्ट का। और ये पार्किंग के लिए जब आप जाओगे तो इसमें आप जाओगे तो कैमरा वगैरह ऑन होएगा, पार्क असिस्ट भी इसके अंदर साथ में आता है, उसको अपन लोग एक्सप्लोर वगैरह कर लेंगे। तो और देखा जाए तो बहुत लाखों फीचर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और बैकग्राउंड लाइट सेटिंग्स, रेडियो, मीडिया वगैरह, व्हीकल कनेक्ट, साउंड, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों के लिए अपना अपना क्लाइमेट कंट्रोल है, दोनों लोग अपने हिसाब से AC का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर AC इवेंट्स वगैरह यहाँ दिए हुए हैं, ये भी अच्छे हैं और AC अच्छे से काम कर रहा है। राजस्थान में हम हैं मौजूद इस वक्त और 40-45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर हो जाता है, उसके बावजूद भी AC बढ़िया चल रहा है। सो 15 इंच की स्क्रीन से जैसे आप थोड़ा सा नीचे आ जाते हो तो यहाँ पर आकर आपको ये 2 AC वेंट्स दिखाई देते हैं, विच इज़ गुड, अच्छा लगता है। मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई, कोई दिक्कत है इससे अच्छा है नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस है और इसके नीचे वायरलेस चार्जिंग पैड है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो 2 वायरलेस चार्जिंग पैड इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं ये। यहाँ पर 2 C टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स दिए हुए हैं, इसके अंदर आप C टाइप चार्जिंग कर सकते हो। उससे और हल्का सा जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टार्ट इंजन स्टॉप का बटन है, स्टार्ट स्टॉप का, और यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। सो ये जो डायल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग डायल है। ये आप देखो वॉल्यूम, और इसके बाद इसको मैं चेंज कर दूं तो यहाँ से ड्राइव मोड्स आ जाएंगे और मैं दोबारा दबाऊंगा वॉल्यूम, तो 2 चीज़ें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। और ये ड्राइवर प्रोफाइल्स वगैरह भी आ गई हैं, एटमॉस्फेयर क्या चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर ये सब मिल जाती हैं। सो बेसिकली स्मार्ट वॉच की तरह लगता है एंड काफ़ी इनोवेटिव चीज़ लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये यहाँ से ड्राइव मोड अलग अलग सेलेक्ट हो जाएंगे ये सब चीज़ें। थोड़ा सा नीचे आएंगे अपन तो यहाँ पर आने के बाद आपको मिलता है बॉटल होल्डर, कप होल्डर मिलते हैं। बेसिकली 2 अच्छे साइज के कप है, इसके अंदर आप पानी वानी रख के घूमने के टाइम पे जा सकते हो जहाँ जाना दो। थोड़ा पीछे हो गया आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट के नीचे अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज मिल जाती है। इसके अंदर भी ठीक ठाक सी स्टोरेज है। अगर इसको मुझे लगता है ये निकलता होगा, निकलता नहीं निकलता, ये नहीं निकलता, बट यहाँ पर आपको अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। स्टीयरिंग की तरफ आ जाओ। ठीक है जी, स्टीयरिंग व्हील टिपिकल फॉक्सवैगन स्टीयरिंग व्हील, इसी तरह का स्टीयरिंग व्हील हमने फॉक्सवैगन की दूसरी गाड़ियों में भी देखा है। ऐसा कुछ इसमें बहुत अलग चीज़ नहीं है। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल है, इधर क्रूज़ कंट्रोल है लेफ्ट हैंड साइड पर। जर्मन है तो उल्टी काम करेंगे, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पर क्रूज़ कंट्रोल आ जाते हैं। राइट हैंड साइड पर अगर आप आओगे तो यहाँ से आप थोड़ा मीडिया वगैरह कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ MID को कंट्रोल कर सकते हो। हीटेड स्टीयरिंग है, इसको मैं ऑन कर दूँगा, स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग ऑन हो जाएगी। और वॉइस कमांड भी है। तो मैं व्यू जैसी बटन दबाऊंगा तो बेसिकली MID जो है उसके अंदर के ग्राफिक्स वगैरह चेंज होने लग जाते हैं, अलग अलग टाइप से आपको वो दिखते हैं। 2-3 डिज़ाइन है इसके, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखने लग जाएंगी। उसके बाद जैसी यहाँ पे एक मैंने बटन प्रेस किया तो इसका पूरा मेन्यू खुल गया है। ऑडियो क्या चाहिए आपको, आप बेसिकली स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, और यहीं से आप टेलीफोन, कंपास, ऑडियो वगैरह, नेविगेशन, एवरेज स्पीड, ड्राइविंग डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें आपको स्टीयरिंग पे मिल जाएंगी। और ये काफ़ी इंटरेक्टिव स्क्रीन भी लग रही है मेरे को, मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में और चलाने में। जब हम इसकी ड्राइव के दौरान आगे बढ़ेंगे तो नेविगेशन पे अगर अपन चले जाते हैं तो रूट गाइडेंस इज नॉट एक्टिव, जब एक्टिव हो जाएगा तो वहाँ नेविगेशन आनी शुरू हो जाएगी। सो कुल मिला के इतना सा गेम है इसका। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे इसका ये इंडिकेटर वगैरह दिया हुआ है एज यूजुअल, और वाइपर भी यहीं से कंट्रोल होता है क्योंकि ड्राइव डायल जो है वो यहाँ पर आ गया जनाब। सो बेसिकली जो इसका गियर शिफ्टर है वो यहाँ पर दिया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा बड़ा यूनिक सा लगता है। सो देखो कितना कूल है। यहाँ पे N जैसे हम हल्का टिल्ट करूँगा ड्राइव पे आ गया, और
इसको पीछे करेंगे तो रिवर्स पे आ जाएगा। और एक मोड और है, स्पोर्ट मोड, और यहाँ साइड से अपना पार्किंग का बटन आ जाता है। सो ये एक चीज़ थी जो आपको बतानी थी, बता दी। सीट में मसाजर भी है और मसाजर यहाँ से भी एक्टिवेट हो जाता है और अच्छा लगता है जब आप ड्राइव कर रहे हो, लंबी दूरी पर जा रहे हो तो मसाज मिल जाए तो मालिक इससे बढ़िया चीज़ और क्या ही हो सकती है। सीट्स में अपन जाएंगे तो ये मसाज है, 20 मिनट की करनी है, इंटेंसिटी कितनी करनी है, और स्ट्रेचिंग, वेव्स। सो आपको जिस भी तरह की मसाज चाहिए, फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर दोनों के लिए है ये। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आने कर दिया। ओ हो रब्बा रे रब्बा, क्या मज़ा आ रहा है भाई, लाजवाब। ये मसाजर बहुत बढ़िया है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, वॉल्वो का मसाजर लाजवाब एक, और एक फॉक्सवैगन का मसाजर लाजवाब है। मतलब ये दो गाड़ियाँ जिनके मसाजर में वाकई में कुछ बात है, वाकई में एक मज़ा है, और वो मज़ा मैं चाहता हूँ कि आपको भी मिले। तो आप भी टिगुआन ले लेना अगर आपको मज़ा चाहिए तो। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, और आगे नहीं आप पीछे बढ़ते हैं और पिछली सीढ़ी तरफ चलते हैं। पर उससे पहले हमारे देश की सबसे ज़रूरतमंद चीज़ वो है सनरूफ। पैनोरामिक सनरूफ इसके अंदर आती है और वो कुछ इस प्रकार से खुलती है, बटन नहीं है, टच है। अच्छी खासी बड़ी सनरूफ आपको इसके अंदर मिलेगी, है ना। भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूँ, अपने बच्चों से प्यार करो और इनको इससे बाहर मत निकालो, ठीक है जी। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। बाकी यहाँ पर ये वार्निंग साइन वगैरह आ जाते हैं, पैसेंजर एयर बैग इन्फॉर्मेशन और कोई सर्विस वगैरह करानी हो। तो कुल मिला के जब हम फ्रंट में बैठ रहे हैं, पहली रो में बैठ रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग है, प्रीमियम फीलिंग है। आप जितना पैसा खर्च करने वाले हो उस पैसे के हिसाब से तो आई डोंट थिंक कि ये गाड़ी कहीं पे भी लैक करती है। और एक्चुअली में इसके जो ज़्यादा पैसे हैं ना वो इसके ड्राइव डायनामिक्स के ऊपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ड्राइविंग के दौरान मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। अब खैर सीट को कर देते हैं अपने हिसाब से सेट। अच्छा, यहाँ पे HUD भी लगा हुआ है भाई, तो यहाँ से ऊपर प्रोजेक्शन आ जाता है। तो बट मेरे को अभी कोई बहुत बड़ी चीज़ लगती नहीं HUD, सो ठीक है, वहाँ पे आपको स्पीड वगैरह दिखाई देती है। तो मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। एंड अच्छा, डोर्स रह गया, फ्रंट डोर्स वगैरह तो मैं आपको बताने ही भूल गया। सो फ्रंट डोर के बारे में बात करते हैं। लॉक अनलॉक ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पर ही फैब्रिक का इस्तेमाल है, प्लास्टिक बढ़िया लगा हुआ है। और ये मैं आपको इसका थर्ड सुनाता हूँ, ये सुनो जरा। इससे पता लगता है कि इसके डोर्स में कितनी मजबूती है। आप इसको खींचोगे भी ना तो आपको फील होगा कि यार वाकई में खालिस लोहे वाली गाड़ी है, कहने वाली बात नहीं है, बट इसके अंदर एक मजबूती है। प्लेन सिंपल एलिगेंट जो बातें आपको मैं अभी तक बताता रहा हूँ इस गाड़ी के बारे में, बहुत ज़्यादा ना शो शाह आप इस पर एक्सपेक्ट करना मत। अगर आपको सटल चीज़ें पसंद है ना तो ये गाड़ी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। एक चीज़ और, यहाँ ड्राइविंग सीट के बारे में बात करें तो यहाँ से बेसिकली इधर से भी मसाजर स्टार्ट हो जाता है। और जो एक चीज़ मेरे को काफ़ी दुख देती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है। मैंने आपको बताया था कि ये गाड़ी यूके स्पेक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स वगैरह नहीं चलती हैं, कीलेस एंट्री नहीं चलती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। बट आई थिंक इसके ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए था यार। मतलब समझ रहे हो आप, थोड़ा आजकल आदत हो गई अपने को कि बटन से सीट आगे पीछे वगैरह जाए, ऊपर नीचे जाए। बट एनीवेज अब जो है सो है, और वो यही है। तो सीट को करते हैं अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट। देखो मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। मैंने अपने हिसाब से ड्राइविंग सीट के पोजीशन के हिसाब से इसको सेट कर लिया है। अब सेकंड रो में चल के देखते हैं कि वहाँ पर स्पेस कितनी है, क्या वाकई में 3 लोग बैठ सकते हैं या नहीं, या 2 भी बैठ सकते हैं तो कितने आराम से बैठ सकते हैं। लेग रूम, नी रूम वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। लेट्स गो। ओके, तो अब सेकंड रो की बात हो जाए। देखो भाई, बेहतरीन नी रूम है, बेहतरीन लेग रूम है। आप ये देखो कितनी जगह है यहाँ पर, लेग रूम भी अच्छा खासा है। एंड ये सीट थोड़ी मेरे को लग रहा है ज़्यादा रिक्लाइंड है, इसको अगर थोड़ा सीधा कर लेंगे तो और भी ज़्यादा जगह बन जाएगी। बट आपको पीछे बैठ के ना ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। शोल्डर सपोर्ट बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि ना गाड़ी की सीट के बारे में लोग कम बात करते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाड़ी की सीट, उसका कम्फर्ट। रीज़न बताता हूँ क्यों। देखो आपकी ना बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उससे पूरा शरीर चलता है। अगर आपकी बैकबोन में किसी भी तरह की समस्या आई, आपकी पूरी बॉडी में समस्या आएगी। और आपकी बैकबोन को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है नहीं, उसको कितना रेस्ट मिल रहा है, ये सारी बातें किस चीज़ पे डिपेंड करेंगे, आपकी गाड़ी की सीट पर। हम लोग अपनी ज़िंदगी में दिन भर में लगभग 2 से 3 घंटे गाड़ी के अंदर बिता देते हैं, और अगर वही सीट अच्छी नहीं है, वही कंफर्टेबल नहीं है, ये बीमारी का घर है, आपको बीमार कर देगी। एंड यहाँ पर बैठ के ना एक अच्छा बैकबोन को सपोर्ट आ रहा है। सो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। आपकी पूरी बैक को सपोर्ट मिल रहा है, आपके शोल्डर को सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी पर जा रहे हो, जिसके लिए SUVs होती भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी आएगी। ये जो ऐसे कैप से बने हुए हैं, कप से बने हुए हैं, बेसिकली ये आपकी बॉडी को पूरा इंटैक्ट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। सो ये मतलब
ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर वाली चीज़ें हैं ये, मैं आपको जो बता रहा हूँ। और वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया फॉक्सवैगन ने यहाँ पर। पीछे पीछे एसी वेंट है, क्लाइमेट कंट्रोल है, और यहाँ पर नीचे 2 सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट लगाए हुए हैं। एक चीज़ जो थोड़ा दुख देती है भाई, वो ये हम्प है। ये इतना बड़ा हम्प है कि बच्चे को बैठाना भी मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए, नहीं बैठा पाओगे, समस्या आएगी। उसके अलावा मेरे को लगता है कि पीछे 2 लोग तो देखो बहुत आराम से बैठेंगे, बट 3 लोग जब बैठेंगे तो काइंड ऑफ स्ट्रगल यहाँ पर आपको महसूस ज़रूर होगा। सो टेक्निकली देखा जाए तो एक कंफर्टेबल 4 सीटर एसयूवी निकल कर आ रही है टिगुआ। 5 सीटर तो मैं नहीं कह पाऊँगा, मजबूरी है, नहीं हो पाएगा। एनीवेज, सेकंड रो की बात हमने कर ली है। और क्या यहाँ पे ये रीडिंग लैम्प वगैरह है, ये हैंडल है, ये सब गाड़ियों में होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब जरा इसकी बूट स्पेस की तरफ चेकआउट कर लेते हैं, चलो चले। सो फिर से एक चीज़ जो थोड़ी सी मेरे को सही नहीं लगी वो ये है कि मैनुअल टेल गेट है। अगर मालिक थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिक टेल गेट हो जाता तो मज़ा आता। यहाँ हालांकि मेरे को लग रहा है बटन भी दिया हुआ है कि शायद कभी मूड में आया तो इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट लगा देंगे, बट फिलहाल तो नहीं है यार, मैनुअल है ये। 652 लीटर की बूट स्पेस है। आप ये देखो, अभी तो हमने खाली 2 ट्रॉली और 2 छोटे बैग्स रखे हैं, उसके बाद भी दुनिया भर की जगह इसके अंदर मौजूद है। और लगभग 1650 लीटर की एक्सपैंडेबल हो जाती है अगर आप पीछे की रो फोल्ड कर दो। ऐसे तो पूरी गाड़ी फोल्ड कर दो तो 2 BHK बना के ले जाओ, वो लॉजिक नहीं है ना। 650 तो 650, 652 लीटर ही अपन लोग इसको कंसीडर करके चलते हैं। तो ठीक है यार, इतनी बड़ी गाड़ी है तो 4.5 मीटर की गाड़ी है, इसके अंदर इतनी बूट स्पेस तो होना बनता है। और ठीक, मतलब ऐसा कोई बहुत ओवर द टॉप चीज़ नहीं करती है, वो डिसेंट चीज़ है, होना भी चाहिए। अब थोड़ा सा इसके आ जाओ इंजन वगैरह के बारे में बात करते हैं, आगे चलिए। तो अब बात कर लेते हैं टिगुआ के दिल के बारे में। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भाई हाइड्रोलिक लगाए हुए हैं, तो अपने वो नहीं है कि उठा उठा के लगाना है। सो बेसिकली ये 2 लीटर इंजन के साथ ही आ रही है। इंजन मोर और लेस वही है जो अभी तक आ रहा है, जो आउटगोइंग मॉडल के अंदर आ रहा था, जो कि 205 bhp 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। हल्का फुल्का उसका ट्यून किया हुआ है ताकि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। आपको पूरा इंजन का पार्ट में दिखा देता हूँ। थोड़े दिन है भाई, देख लो, कुछ सालों की बात है, जो इंजन देख रहे हो उसके बाद तो सब इलेक्ट्रिक हो जाएगा, वही मोटर बैटरी लग कर आएगा गाड़ियों में, कुछ आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिलने वाला, बट अभी जो है देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे इसको चलाते वक्त। सो चलते हैं इसकी ड्राइव पर और आपको इसकी कहानी सुनाते हैं, चलने में आखिर ये गाड़ी कैसी है, क्या इसके अंदर पुरानी टिगुआ वाला मज़ा है या नई आर लाइन वाली एनर्जी है। लेट्स चेक इट आउट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टिगुआ आर लाइन के ड्राइव इंप्रेशन के बारे में। देखो जी, ये ड्राइव इंप्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ 400 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद। मतलब मैं उदयपुर से निकला था, जयपुर तक हम लोग जा रहे थे। मैं चाहता था उदयपुर से निकलते ही एक 5 मिनट का वीडियो करता, ड्राइव इंप्रेशन बताता और फ्री हो जाता, मैं ड्राइव इंजॉय करता। मैंने सोचा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, आप अपने हो, अपने परिवार वाले हो, आप लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं जयपुर तक पूरा चला कर आया हूँ। और अब मैं आपको 400 किलोमीटर बाद बताता हूँ मैं आपको कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, किसी भी लॉन्ग ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि कंफर्ट कितना मिल रहा है, थकान हो रही है कि नहीं हो रही है। एक एसयूवी चलाने की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है भाई साहब, कि ये एसयूवी थका देती है। यही एक कारण है कि पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एसयूवी पसंद नहीं करता। लेकिन टिगुआ आर लाइन के बारे में बात करूँ तो बेहतरीन कंफर्टेबल ड्राइव रही है। 400 किलोमीटर में हमने 200 किलोमीटर के बाद भीलवाड़ा में एक पिट स्टॉप लिया था, उसके बाद हम सीधा जयपुर आ गए। और सच बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे आप मतलब यकीन करो, मेरी फेस वैल्यू पे यकीन करना पड़ेगा आपको भाई। अभी भी मैं इस गाड़ी को कम से कम 200 किलोमीटर और चला सकता हूँ, कम से कम। ना मुझे थकान, ना नींद, ना कुछ, कोई किसी भी प्रकार की ऐसी कोई समस्या एज ऑफ नाउ नहीं है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक कंफर्टेबल एसयूवी बनाना ना, ये चैलेंजिंग पार्ट होता है। एसयूवी तो सब बना लेते हैं, लेकिन कंफर्टेबल एसयूवी कौन बनाएगा, वो इंपॉर्टेंट होता है। और वहीं पे टेक्नोलॉजी जो है वो किक इन करती है। इसके अंदर जो पावर है, बेहतरीन पावर ज़रूर मिलती है, उस पावर के साथ आपको कंट्रोल मिलता है। अगर आप इसे स्पोर्ट्स मोड पर चलाएंगे तो आई थिंक मोस्ट फन टू ड्राइव कार इस सेगमेंट की आपको यही मिलेगी। शायद जो लग्जरी ब्रांड की भी गाड़ियां हैं जो इसके साथ कहीं ना कहीं कम्पीट करेंगी चलाने के मामले में और कंफर्ट के मामले में, ये उनको बीट कर देगी। मतलब मैं एकदम खड़े पाँव आपको ये बात बता रहा हूँ। एयर कंडीशनिंग बहुत अच्छी है। 42 43 डिग्री टेम्परेचर्स के अंदर हमने गाड़ी चलाई है राजस्थान के अंदर, बेहतरीन एयर कंडीशनिंग। हैंडलिंग बहुत अच्छी है, किसी भी कर्व के पास, किसी भी टर्न पे, कट पे, कहीं पर भी गाड़ी अपना आपा नहीं खोती, कंट्रोल नहीं खोती है। कहीं स्किड होने की आपको शिकायत नहीं महसूस होगी, बॉडी रोल आपको महसूस नहीं होगा। सो कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट ड्राइविंग डायनामिक्स के हिसाब से मुझे नहीं लगता। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है और क्या कहूँ, सर्वगुण संपन्न है ये ड्राइविंग के मामले में। तो मतलब आप कहोगे कि भाई मुझे बस ये बताओ कि गाड़ी ड्राइव होने में कैसी है, चलने में कैसी लगती है।
मैं वो कहूँगा कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान इस धरती पर इस गाड़ी की ड्राइविंग एबिलिटीज के ऊपर अगर कमी निकाल देगा ना, वो जो बोलेगा मैं वो हार जाऊंगा। मेरे को ये गाड़ी चलाने में इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी बढ़िया महसूस हुई है। कहीं ब्लाइंड स्पॉट की प्रॉब्लम नहीं आती है, पिलर्स वगैरह एकदम ठीक से प्लेस्ड हैं, किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। दो चार कमियां हैं इसके अंदर जो आजकल मतलब बेसिकली क्या है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गाड़ियों के अंदर स्टैंडर्ड फीचर्स हो गए हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट, हीटेड सीट है। अब प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी सीबीयू यूनिट है, यूके से आ रही मतलब यूरोप वगैरह में बिकती है, तो वहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ हीटिंग की ज़रूरत होती है। अब वहाँ हीटिंग की ज़रूरत होती है तो, लेकिन इंडिया में तो कुछ इलाकों में सर्दी में ज़्यादा होती है, बट अधिकांश भारत के अंदर इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती कि आपको साल के मैक्सिमम टाइम हीटर चलाना पड़े। सो वो नहीं है। वेंटिलेटेड सीट्स में कूल्ड सीट्स नहीं है, हीटेड सीट्स हैं, तो वो एक जो समस्या है वो मेरे को लगती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट नहीं है, हाइट वगैरह आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट नहीं कर सकते, मैनुअली आपको सीट एडजस्ट करनी पड़ती है, वो एक चीज़ है। और कीलेस एंट्री वगैरह नहीं है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे समहाउ लगता है कि वो एक ड्रॉबैक है। बट क्या ये इतना बड़ा ड्रॉबैक है कि आप इस गाड़ी को निगलेक्ट कर दो? नहीं। क्या ये इतनी बड़ी कमी है कि आप ये कहो कि नहीं यार मैं टिगुआ आर-लाइन कंसिडर नहीं करूंगा या मैं नहीं लूंगा? नहीं, ये सब बहुत छोटे छोटे फीचर्स हैं। और मतलब आप ये मान लीजिए कि भाई शरीर में जान है, भले ही सूरत में थोड़े से ऊपर नीचे हो सकता है एक आईब्रो ऊपर बड़ा हो एक छोटा हो, वो उतनी वाली समस्या है बस ये। बाकी अंदर से जो बॉडी है ना उसके अंदर जान है। गाड़ी आप जब भी बैठोगे इसके अंदर, जब भी इसको चलाओगे ना, आप एक फ्रेश फीलिंग के साथ बैठोगे, आपको गाड़ी एनर्जेटिक लगेगी, पॉजिटिव वाइब देगी। तो बहुत सारी खूबियां हैं इसके अंदर जिसकी वजह से ये सिर्फ 2-3 खामियां बता रहा हूँ, सिर्फ 2-3 खामियां भी नहीं है एक्चुअली, बहुत छुटपुट चीजें हैं। ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से आपको ये लग सकता है कि कोई अगर कहे कि ड्रॉबैक क्या है, तो भाई ये 2-3 ड्रॉबैक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रीन जो है इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मक्खन मलाई काम करती है। पूरे ड्राइविंग के दौरान हमने इसको इस्तेमाल किया, मज़ेदार, कोई समस्या नहीं है। आपको मैंने दिखाया पिछली सीट पर भी आराम से 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, 2.5 लोग बैठ सकते हैं, बीच में एक बच्चा बैठ सकता है, बूट स्पेस वगैरह भी अच्छा। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है ये। और अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, ये रही इसकी प्राइसिंग। सो इस प्राइस रेंज में अगर बात किया जाए तो जो एंट्री लेवल लग्जरी ब्रांड्स की कार हैं, चाहे वो BM की X1 हो, Audi की Q3 हो, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनसे टक्कर लेगी। एंड अगर वाकई में आप बैज के शौकीन नहीं, आपको बैजिंग नहीं चाहिए और आपको एक प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए, एक फन टू ड्राइव कार चाहिए, तो आई थिंक उन दोनों प्रोडक्ट्स के सामने ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करेगी और काफ़ी अच्छे से खड़ी होगी। खैर अब आपकी बारी है, अब आप बताइए Volkswagen टिगुआ क्या राय है आपकी इस पे? आपको क्या लगता है कि Volkswagen ने एक अच्छा कदम उठाया, प्रोडक्ट में फ्रेशनेस दिखाई है और या नहीं दिखाई है, या और बेहतर किया जा सकता था कुछ? आपको कुछ कमी लगी गाड़ी के अंदर या नहीं लगी देखने के बाद, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं और एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें, Volkswagen के ऊपर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख दें। थैंक यू सो मच।